Hello everyone, welcome back to another lecture of units and measurement and today we are going to cover errors। ठीक है, आज हम लोग एरर्स का पुर्जा सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे बेसिक कंसेप्ट से ऑफ कोर्स। तो एरर्स शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट दिया है, वो छोटा सा कंसेप्ट देख लेते हैं क्या है। वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड अनसर्टेनिटी। बस आपको इसका मतलब समझ लेना है और किसी काम का है नहीं है। ठीक है, मतलब काम का तो है, ऐसा नहीं है, मतलब समझो इसका। सपोज आपसे मैंने बोलूं कि ये रॉड है, आप इसको मेज़र करो। एक और स्टूडेंट को बोलूं जो ज़्यादा समझदार नहीं है, मैं बोलूँ चलो तुम भी मेज़र करो इसको। ठीक है, चलो दोनों स्टूडेंट, एक और स्टूडेंट ले लेते, चलो एक और रॉड है, तीसरे स्टूडेंट को भी मैं बोल दिया चलो मेज़र करो। दो आँख और मुंह बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, पता नहीं कैसे तुम लोग देखते रहते हो। ये है सपोज 8 सेंटीमीटर का और ये है 9 सेंटीमीटर का और ये लग रहा है देखने से होगा 7 सेंटीमीटर का। पता नहीं, देखो चलो मान लेते हैं ऐसा है। तो एक स्टूडेंट इसको मेज़र कर रहा है, बोल रहा है 7.8 सेंटीमीटर है, 8.1 सेंटीमीटर है, 7.9 सेंटीमीटर है, 7.8 सेंटीमीटर है, 8.2 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ऐसा मतलब उसने बोला। मैंने बोला 6 बार मेज़र करो तो उसने ऐसा बोला। इस स्टूडेंट से मैंने बोला 6 बार मेज़र करो तो वो बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का है, 7.1 सेंटीमीटर का है, 7.2 सेंटीमीटर का है, 6.9 सेंटीमीटर का है, 6.8 सेंटीमीटर का है और 6.7 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 6 बार इसने भी मेज़र किया। थर्ड स्टूडेंट से मैंने बोला चल भाई तू भी बता दे अब। इसने बोला 5 सेंटीमीटर का है, फिर बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का है, फिर बोल रहा है 9 सेंटीमीटर का, फिर बोल रहा है 4 सेंटीमीटर का, फिर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर का, फिर बोल रहा है 6 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब ऑब्जर्व करो कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ये देखो, जो असली वैल्यू है उसके आसपास बोल रहा है हमेशा, और एक बार सही भी बोला। ये जो है वो असली वैल्यू के आसपास नहीं बोल रहा है, बट सेम वैल्यू बार बार बोल रहा है। 7.0, 7.1 लगभग सेम। ये क्या कर रहा है, ये ना आसपास बोल रहा है ना सेम बोल रहा है। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है हाउ क्लोज इज अ मेजरमेंट टू द ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, टू द ओरिजिनल वैल्यू। प्रिसीजन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस नियरली आइडेंटिकल वैल्यूज। अनसर्टेनिटी मतलब एक्यूरेसी प्रिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं लेबोरेटरी में उस पर, एक तो स्किल कैसा है जो मेजरमेंट कर रहा है। अब ये छोटे बच्चे को मैंने दिया था इसलिए ऐसा बोला, ये मैंने गधे बच्चे को दिया था और ये समझदार बच्चे को दिया था। तो समझदार बच्चे में देखो एक्यूरेसी भी है और प्रिसीजन भी है ना, नियरली आइडेंटिकल वैल्यू देखो प्रोड्यूस कर रहा है। ये प्रिसीजन तो है इसके पास, बट एक्यूरेसी बहुत गिरी हुई हरकत। और ये क्या कर रहा है, ये ना प्रिसीजन है ना एक्यूरेसी है, दोनों इसका डाउन है। एक्यूरेसी भी प्रिसीजन भी दोनों इसका डाउन है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब इसको हटाने के लिए सब डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ को यूज़ करते हो मेजरमेंट के लिए। पता चला फटा पुराना स्केल यूज़ कर रहे हो तो कैसे उससे होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फटा पुराना स्केल है एक, चलो मिल नहीं रहा है, बाद में दिखाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिख दिए गए जिन्हें मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर और एक होता है रैंडम एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर हो जाता है जब इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, मतलब प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग ना करें। ठीक है, गड़बड़ स्केल का यूज़ कर लें हम लोग, और ऑब्जर्वेशन में हो सकता है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग स्केल को सही तरह से रखते नहीं है। खैर यहाँ पे स्केल की ही बात नहीं है, और भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, स्केल कैसा होता है, ऐसा होता है 0 1 2 3 4। हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, 0 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर जहाँ तक जाता है मेज़र करते हैं। बट कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं 1 पे रख के मेज़र करते हैं, तो वो गलत हो गया, ऑब्जर्वेशनल वो गलती है। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट टेक्निक, मतलब उसकी एक्सपेरिमेंट करने की टेक्निक गलत है। जहाँ पे जिस चीज़ को रखना चाहिए वैसा उसने नहीं रखा हुआ है। तो हम लोग इसके कॉज पता कर सकते हैं और इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब चलो इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, ले नया इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वेशन में गड़बड़ी है, सीख ले। टेक्निक नहीं आती है, सीख लो, खत्म, हट गया ये एरर। बट रैंडम एरर एक ऐसा एरर है जिसमें हम लोग सभी सिस्टमैटिक एरर्स को हटा दें तो भी कुछ ना कुछ एरर रह जाती है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे जब स्टॉप वॉच नहीं हुआ करती थी तो नॉर्मल वॉच को देखकर अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें कि ये सिंपल पेंडुलम है 1 सेकंड में कितना रोटेट करेगा, तो वहाँ पे ऐसी गड़बड़ी हो सकती है।
क्योंकि घड़ी जब 1 सेकंड बदलती है फिर 2 सेकंड बदलती है तो उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। हमारे लिए बहुत छोटा है, बट जब आप एक पेंडुलम को ऑब्जर्व करते हैं, घड़ी देखते हैं, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। तो वहाँ पे रैंडम एरर ऐसे ही आ जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता है, कैसे भी आ सकते हैं। ये रैंडम एरर इसीलिए बोला है, मतलब पता नहीं कैसे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसका कॉस्ट पता कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका कॉस्ट पता नहीं कर सकते और मिनिमाइज कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं, बट कंप्लीटली हटा नहीं सकते। तो इसी को कंप्लीटली हटाने के लिए, ज़्यादा मिनिमाइज करने के लिए एक नया टॉपिक आता है जो होता है एस्टिमेशन ऑफ एरर। उससे पहले ये देख लो, इंस्ट्रूमेंटल एरर पहला होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर ये बोर्ड का टॉपिक है। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्केल पर 1 2 3 4 लिखा रहता है, सपोज मिट गया, कैलिब्रेशन मतलब मार्किंग, तो यहाँ पे मार्किंग मिट गई, लिख लो वहाँ पे, ऐसा करके लिख लो, नोट्स बना रहे हो तो कैलिब्रेशन के नीचे लिख दो मार्किंग। तो हम लोग उसको कैसे हटा सकते हैं, प्रॉपर मार्किंग कर दो, हट जाएगा। ठीक है, और भी 2 टॉपिक ऐसे है, वो मैं बता देता हूँ, फिर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ एरर। चलिए, तो कुछ और थियोरेटिकल पार्ट आपके सामने है। आप लोग भी बोल रहे होंगे कि कितना लिखवा रहे हो, कोई नहीं, अब की बार से खुद लिखेंगे आपके साथ। एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग, अभी हम लोगों ने देखा एरर ड्यू टू डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। अब देखो, एरर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट करते समय हम लोग प्रॉपर सेटअप ना करें, तो उसको मिनिमाइज कर सकते हैं प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, प्रॉपर सेटिंग से यहाँ पे लिखना चाहिए था, कि मैं लिख देता हूँ। प्रॉपर सेटिंग अगर हम कर दें एक्सपेरिमेंट के समय तो वो मिनिमाइज हो जाएगी, है ना। ड्यू टू फॉल्ट इन ऑब्जर्वेशन, कोई ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर रहा है तो उसको ऑब्जर्वेशन ढंग से करवाओ तो भी मिनिमाइज हो जाएगी। लास्ट चीज़, अगर हम रैंडम एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मैंने बोला उसका कॉज तो हम पता नहीं कर सकते, बट हाँ उसको मिनिमाइज करने के कुछ तरीके हमारे पास हैं, और उसी मेथड को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। अब यही आपका न्यू टॉपिक है, तो नोट डालिए और शुरू करते हैं अब मेन टॉपिक। चलिए, तो एस्टिमेशन ऑफ एरर। अब रैंडम एरर्स को मैंने बोला पता ही नहीं चलता है किस कारण से हो रहा है, बट इसको हटाने के लिए एक रास्ता हमारे पास है। हम क्या करते हैं, जिस चीज़ को भी हम लोग मेज़र कर रहे हैं उसकी हम मल्टीपल रीडिंग ले लेते हैं। वी कैन टेक मल्टीपल रीडिंग। ठीक है, मतलब जैसे किसी स्केल से किसी ऑब्जेक्ट को मेज़र किया जा रहा है। अब स्केल देखो सेंटीमीटर में होता है, बट ऑब्जेक्ट अगर मिलीमीटर में है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि 3.25 मिलीलीटर लें, सॉरी 3.25 सेंटीमीटर में और 3.45 सेंटीमीटर में कभी कभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, मल्टीपल रीडिंग ले लेते हैं। A1 सपोज A1 A2 A3 A4 ऐसा हम लोग कई बार, जितनी बार चाहें हम लोग अपनी मल्टीपल रीडिंग ले लेते हैं। इतनी रीडिंग लेने के बाद हम लोग मीन निकाल लेते हैं, मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जितनी बार भी हमने रीडिंग ली, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN डिवाइड बाय N। सपोज मैंने 3 बार रीडिंग ली तो A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, या फिर मैंने A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसा मैंने AN टाइम्स रीडिंग लिया तो मैं N से डिवाइड करूंगा, मतलब जितनी बार मैंने रीडिंग उसकी ली। ठीक है, जैसे एक स्केल से मैं, चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मैंने मेज़र किया तो 3.68 3.69 3.71 सेंटीमीटर वैल्यू आ रही थी। तो मुझे बताओ मीन क्या होगा इस ऑब्जर्वेशन का। क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे और डिवाइड कर दोगे 3 से। अब कैलकुलेटर निकालो, आंसर बताओ कमेंट में। ठीक है, कैलकुलेटर से मत करना, खुद करोगे दिमाग दौड़ेगा थोड़ा। ठीक है, मीन निकालने के बाद जो आंसर आता है वहीं पे हम लोग नहीं रुकते हैं। सपोज कोई आंसर आ गया, वहां पे हम लोग नहीं रुकते, उसके बाद हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को कुछ लोग डेविएशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एब्सोल्यूट एरर कैसे हम निकालते हैं, ए मीन माइनस A1। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का एब्सोल्यूट डेल्टा A1 आ जाएगा। मॉड में रखते हैं क्योंकि नेगेटिव आ सकता है। अभी एक क्वेश्चन दूंगा ना, अच्छे से समझ जाएगा। सपोज डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए मीन माइनस A2। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, सबको ऐड कर देखते हैं जितना एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला है। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN, जितना भी हम लोगों ने ऊपर लिया है उतना नीचे डिवाइड कर देंगे। सपोज हमने 3 लिया होता
तो हम लोग नीचे 3 से डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता। ठीक है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से लेते, पहले एक फॉर्मूला लिख लो ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीपल रीडिंग ले ली, फिर मल्टीपल रीडिंग का हम लोगों ने मीन निकाल लिया, जितना भी ऑब्जर्वेशन था उसका हम लोगों ने मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर निकाला। देखो एब्सोल्यूट एरर कुछ लोग समझ नहीं रहे, देखो कैसे, जो मीन आया ना, सपोज मीन आया 4 और A1 था 3.8, A2 था 3.6, A3 था 4, तो हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर A1 निकालने के लिए मीन में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे तो डेल्टा A1 आएगा। फिर A2 निकालने के लिए मीन में से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे तो डेल्टा A2 आएगा। फिर A3 निकालने के लिए मीन में से A3 माइनस करेंगे तो तीसरा एब्सोल्यूट एरर आएगा। ठीक है, और फिर जितना एब्सोल्यूट एरर आया है सबका मीन निकालेंगे, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे और वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। अब आ गया असली आंसर, नहीं दिख रहा है, चलो देखो अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि किससे कितना कम था, फिर उसका भी मीन निकालेंगे, फिर एक साथ लिख देंगे। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ जाओगे। ठीक है, चलो इसको छाप लो पहले, फिर क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं सारे फॉर्मूले पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। ए मीन सबसे पहले हम लोगों ने निकाला, जिसके लिए फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN नीचे N। फिर हम लोगों ने डेल्टा A निकाला, जिसका फॉर्मूला होता है A मीन माइनस AN, मतलब जिस भी ऑब्जर्वेशन का आपको निकालना है उसको माइनस कर दें, उसका एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसका मीन निकाला, डेल्टा A मीन, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा A मीन डेल्टा AN डिवाइड बाय N, ये डेल्टा A मीन हो गया। फिर हम लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन देखा, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, मतलब दोनों के मीन को प्लस माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये मॉड में था। ठीक है, तो प्लस माइनस इसीलिए दोनों में लिखते हैं। फिर एक फॉर्मूला आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर निकालना बहुत ईजी है, क्या करो, जो डेल्टा A मीन आया है ना उसको A मीन से डिवाइड कर दो, ये आ गया रिलेटिव एरर। फिर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या करो, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला छाप दो, डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, मैं इसको अलग इंक से लिखता हूँ बिकॉज उधर थोड़ी सी लाइट है तो आपको दिखेगा नहीं। डेल्टा A मीन से छापो A मीन तक, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ये आ गया आपका आंसर। समझ गए 6 के 6 फॉर्मूले। अब मैं टेक्स्ट बुक से आपको एक आधा क्वेश्चन करा देता हूँ। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सीखेंगे, जिससे भर भर के सवाल आए हैं जेईई और नीट में, और आते रहे हैं, पिछले साल भी आए हैं। ठीक है, तो ये बोर्ड लेवल का टॉपिक है, रेयरली देखा जाता है, आज तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया जेईई में और नीट में तो देखा ही नहीं गया। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से मैं टेक्स्ट बुक से ले रहा हूँ, नियर कैलिपर हैविंग एटलीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। ओके, चलो यही वाला क्वेश्चन करते। इसमें बोल रहा है 4 मेजरमेंट ली गई, 3.11 सेंटीमीटर, 3.13 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर, इतनी मेजरमेंट ली गई। फिर आपको पता करना है मीन कितना होगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर कितना होगा और परसेंटेज एरर कितना होगा। ये कितना होगा, ये कितना होगा और ये कितना होगा, मतलब बेसिकली सब फाइंड करना है ना। इसके अलावा देखो करेंगे क्या, ए मीन कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ दो, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14, कितना ऑब्जर्वेशन है ऊपर, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, ऊपर जोड़ने पे कितना आएगा, 6.24 प्लस 6.28, 12.52 आएगा। मैं नहीं मानता, प्रूफ दिखाओ, लो प्रूफ। 12.52 डिवाइड बाय 4 आया, ये 4 से जा रहा है, देखो 3.13 आ रहा है, 3.13 आएगा ना। हाँ, तो ये आ गया हमारा ए मीन। अब क्या निकालना है, अब हमें डेल्टा ए निकालना होगा, तभी तो हम लोग ये निकाल पाएंगे। तो डेल्टा A1 पहले निकालते हैं। तो डेल्टा A1 के लिए ए मीन में से A1 माइनस करेंगे। ए मीन कितना है, 3.13 माइनस 3.11, पहले इसको
तो ये आ गया 0.02 है ना। 3.13 को जब 3.11 से माइनस करोगे तो ये 0 और ये 2, तो 0.02, ये डेल्टा A1 आ गया। डेल्टा A2 निकालो, दिख रहा है क्या? चलो डेल्टा A2 यही निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला पता है ना, ए मीन माइनस A2। ए मीन कितना है 3.13, A2 कितना है 3.13, तो दोनों देखो माइनस हुए, आपको दिख नहीं रहा है बट आंसर देखो 0 आएगा। ठीक है, तो डेल्टा A2 देखो आ गया 0। डेल्टा A3 के लिए क्या करोगे? डेल्टा A3 के लिए ए मीन से आप A3 माइनस करोगे। ए मीन कितना है 3.13, A3 कितना है 3.14, माइनस करके 0.01 आएगा। आप बोलोगे माइनस में आएगा, लेकिन इसीलिए ये मॉड में है ताकि प्लस में लिखें। और फिर से देखो 3.14 है तो फिर से 0.01 आएगा, बट निकाल लेते हैं। डेल्टा A4 के लिए क्या करोगे? ए मीन में से A4 माइनस करोगे तो ये भी 0.01 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने बोला था, मतलब ये निकालना है, तो उसके लिए चारों ऐड करो, ये चारों वैल्यू डेल्टा A1 A2 A3 A4 ऐड करो, फिर 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मैं इसको रफ तो कर नहीं सकता। देखो हाँ, डेल्टा A मीन इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 डिवाइड बाय 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशन है, तो 4 से डिवाइड करो। ऊपर देखो आ रहा है 0.04 डिवाइड बाय 4, तो डेल्टा A मीन आ गया 0.01। अब बताओ इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन, तो रिप्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे 3.13 प्लस माइनस 0.01। समझ गए? अब परसेंटेज एरर निकालना है। देखो रिलेटिव एरर निकाल लोगे, डेल्टा A मीन के नीचे A मीन रखो और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज एरर आ जाएगा। रफ करके बता देता हूँ, देखो। चलो, तो अगला हमें परसेंटेज एरर निकालना है ना। परसेंटेज एरर के लिए रिलेटिव एरर निकालना ही होगा। डेल्टा A मीन कितना आया था 0.01, A मीन कितना है 3.13, मल्टीप्लाई बाय 100, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे है 3.13, डिवाइड कर दो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि पॉइंट से छुटकारा मिल जाए। अब इसको काटो, कितना आएगा? ओके, डेल्टा A मीन डिवाइड बाय A मीन, डेल्टा A मीन 0.01 था और ये 3.13 आया था, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके 1, ओके चलिए डिवाइड करिए। 313 डिवाइड कर रहा है 100 को, पॉइंट लेंगे, 0 उतारेंगे, 3 आ जाएगा, तो 939 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.3% आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.3%। तो टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, 0.3% ही आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर एक और न्यूमेरिकल करा देते। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं हम लोग। ओम एक्सपेरिमेंट में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो आई 6.12, 6.09, 6.22, 6.12, 6.09, 6.22, 6.12 है ना, 6.15 इतना आया। हमें सब कैलकुलेट करना है, उन्होंने जो भी बोला हम सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। चारों को पहले ऐड करो और A मीन निकालो। अच्छा, ये वाला आप लोग एक बार ट्राई करो, देखो करेक्ट आएगा तो बहुत खुशी होगी, दिल से अच्छा लगेगा आपको। प्लस 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 4 प्लस करो, सबको कितना आएगा? 6 6 6 6 24 हो जाएगा पॉइंट, 15 9 24 हो जाएगा, 24 22 46 हो जाएगा, 46 12 58 हो जाएगा, 24.58 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आ जाएगा 6.14 5। ठीक है, 6.145 ये आ गया A मीन। निकालना था A मीन, चलो A मीन नहीं निकालना था, एब्सोल्यूट एरर निकालना था, फिर रिलेटिव एरर निकालना था, उसके लिए निकालना ही पड़ता। मैं मैच करना चाह रहा था कि करेक्ट है या नहीं है। चलो करेक्ट मैच कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करना था, 4 6 24, 0 0 कैंसिल, पॉइंट आया 5 आया, 6 1 4 4 4 पॉइंट लगा हुआ है, 1 8 4 16 5। ओके करेक्ट है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब डेल्टा A निकालते हैं। डेल्टा A1 निकालने के लिए A मीन में से हम A1 को माइनस करते हैं। जेई के क्वेश्चन आएंगे भी, टेंशन मत लो। 6.145 में से 6.12 माइनस करते हैं तो 0.025 आ जाएगा। ये डेल्टा A1 आ गया। अब डेल्टा A2 के लिए क्या करेंगे हम लोग? A मीन में से
A2 को माइनस करेंगे। ए मीन है 6.145, 6.09 कर रहे हैं माइनस, ठीक है, तो 0.55 आ गया। 145 6.09 कुछ नहीं है तो 14 में से 9 गया तो 50, ओके 0.055 आ गया ये डेल्टा A2। अब क्या निकालना है, डेल्टा A3। फिर से हम लोग 6.145 में से अब की बार थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, तो 6.145 माइनस 6.22, 5 ये 0, 14 में से 2 गया 12, 0 में से जाएगा नहीं तो 10 में से 2 गया 8, ठीक है, मतलब ये हम लोगों का नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव करते हैं। 6.220 6.145, इसीलिए मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया था, इसी में बस झंझट है, बाकी जगह नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है। 0.075 ये आ गया डेल्टा A3। अब डेल्टा A4 और है, फिर कोई झंझट नहीं। डेल्टा A4 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 6 पॉइंट, फॉर्मूला जान गए हो ना इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, 6.15 उल्टा माइनस करेंगे क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मैथमेटिशियंस को तो यहाँ पे समझ रहा होगा, बट नीट वाले थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैथ्स है बच्चा, मैथ्स और कुछ नहीं। तो ये आ गया 0.005, ठीक है, 0.005। हालत ख़राब है, एक और लेक्चर मैं अभी लिया जस्ट डायमेंशनल एनालिसिस का और कंटिन्यू कर दिया। डेल्टा एमीन देखो कितना आ जाएगा, डेल्टा एमीन के लिए चारों जोड़ दो, 0.025 प्लस 0.055 प्लस 0.075 प्लस 0.005 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा बताओ। 75 में 25 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 0.160 डिवाइड बाय 4 04 ही आएगा, ठीक है। चलो 0.04 ऐसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलो छाप लो पूरा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया रहेगा और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एरर हुआ है, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, मतलब फॉर्मूले में गलती हो जाए। चलो अभी करके दिखाता हूँ, इसको छोड़ो। चलिए अगला टॉपिक हमारा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर जोड़ने में या घटाने में गलती हो जाए तो उसको कैसे फाइंड करें, या फिर दूसरा सीखेंगे कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करने में गलती हो जाए उसको कैसे फाइंड करें, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट सीखेंगे कि पावर में, मैग्नीट्यूड में, उसमें अगर कोई एरर आ जाए तो कैसे सीखेंगे। मतलब जैसे a⁻³ है, a³ है, a में एरर हुआ है तो असली क्वांटिटी जो यहाँ पे f है इसमें कितना एरर हुआ होगा वो कैसे पता करें, ठीक है, वो सीखेंगे लास्ट में। सबसे पहले देखते हैं एरर इन सम और डिफरेंस। सपोज आपने कोई क्वांटिटी ली, a + b किया और आंसर z आया, ठीक है। और a में कुछ खामियां थी जिसको हम डेल्टा a बोलते हैं, b में कुछ खामियां थी जिसको हम डेल्टा b बोलते हैं। तो डेल्टा z कैसे आएगा, मतलब आपने a और b जोड़ा तो z आ गया, तो उसके एरर्स को जब आप जोड़ोगे तब डेल्टा z आ जाएगा। प्लस माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये सम के लिए भी वैलिड है और डिफरेंस के लिए भी वैलिड है। ध्यान से समझो। सपोज आपने कोई क्वांटिटी a मेज़र की जो 25 आई, पर उसमें गड़बड़ी है 0.5 की। कोई क्वांटिटी मेज़र की जिसकी वैल्यू 30 आई बट गड़बड़ी है 0.5 की। तो आपने a और b को भी बाद में जोड़ दिया, मतलब z की वैल्यू आ गई 30 + 25 55। तो ये जो z की वैल्यू आई है, जो a और b को जोड़ के आई है, इसमें भी तो गलती होगी। तो इसकी गलती कैसे निकालोगे, इसकी गलती निकालने के लिए दोनों एरर को जोड़ दोगे, सीधा फॉर्मूला है, ठीक है, सीधा फॉर्मूला है। दोनों जोड़ दो, कितना आ रहा है 1, तो इसको हम लिखेंगे 55 ± 1, ये हो जाएगा z, ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा z ± डेल्टा z, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में कि दो मासेज हैं बॉडीज़ के और उनको मेज़र किया गया 15.7 ± 0.2 और 27.3 ± 0.3। तो बताओ टोटल मास कितना होगा और टोटल एरर कितना होगा। तो मास तो सीधी सीधी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है उसका, वरना कुछ लोग बोलेंगे मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन।
ऐसा नहीं है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब वो तो अलग दुनिया में चले गए ना। यहाँ रहो, अभी क्या करना है, हमें दोनों का टोटल निकालना है। तो जो सीधी वैल्यू है उसको सीधे के साथ जोड़ देंगे, जो गलत वैल्यू है मतलब जो एरर वैल्यू है उसको एरर के साथ जोड़ देंगे। तो 15.7 27.3 कितना हो जाएगा, चलो आंसर ही छाप लेता हूँ 43 प्लस माइनस 0.2 0.3 0.5, ये आ गया आंसर, मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z आ गया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दूँ आपको कि एक स्केल से एक ऑब्जेक्ट को मेज़र किया गया, तो 4 प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर उसकी वैल्यू आ रही थी, और एक और ऑब्जेक्ट को मेज़र किया गया जिसकी वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर आ रही थी। तो बताओ टोटल में कितना एरर आ जाएगा। तो क्या करोगे, एरर वाला जोड़ दोगे, तो 0.7 सेंटीमीटर एरर हो जाएगा और ये असली वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस माइनस। ये क्या दिखाता है, मतलब 7 तो हो ही सकता है, बट वहाँ पे 7 0.7 सेंटीमीटर जुड़ भी सकता है या 0.7 सेंटीमीटर घट भी सकता है। हो सकता है कहीं पे आप लोगों ने देखा हो ऐसा 500 ग्राम प्लस माइनस 0.50 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है कि 500 ग्राम में आधा ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, आधा ग्राम कम भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ऐसा लिखना चाहिए था। हाँ, 50 ग्राम ज़्यादा भी हो सकता है, 50 ग्राम कम भी हो सकता है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, तो समझ गए, सिंपल मास उसमें दिया हुआ था, तो जो सीधी वैल्यू है सीधी के साथ जोड़ दो, एरर वैल्यू एरर के साथ जोड़ दो, आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, सम मिल जाएगा एरर्स का। ठीक है, अगर इसको घटाते तो क्या करते, 4 में से 3 जाता है 1, 0.4 में से 0.3 जाता 0.1, ये आ जाती वैल्यू। समझ गए, घटाना बढ़ाना। चलो, तो और क्वेश्चन है क्या, और क्वेश्चन अगले टॉपिक पर है। चलो फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी सम का फॉर्मूला सीख लिया, z इज इक्वल टू a प्लस बी, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। आपको जोड़ने बोले तो प्लस करना, घटाने बोले तो माइनस करना। यहाँ पे जोड़ने बोले तो प्लस करना, घटाने बोले तो माइनस करना। ये पहला हो गया सम के लिए या डिफरेंस के लिए। अब देखते हैं एरर इन डिवीजन और मल्टीप्लाई। सपोज आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो और उसमें एरर आ जाए, या किसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें एरर आ जाए, तब क्या करोगे। सपोज हम एक क्वांटिटी z फाइंड कर रहे हैं a इंटू बी से। ठीक है, अब इसमें कुछ एरर होगा, तो a में हम वो एरर जोड़ देते हैं, a प्लस a माइनस डेल्टा a, और b में भी एरर जोड़ देते हैं, और यहाँ पे भी एरर जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखो, ब्रैकेट ओपन करो, a के साथ ले लो b प्लस माइनस डेल्टा b, प्लस माइनस डेल्टा a के साथ ले लो b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, तो यहाँ देखो आ जाएगा ए बी प्लस माइनस एल डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा ए बी, मतलब b डेल्टा a लिखे तो ज़्यादा बेटर है, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। डेल्टा क्या है, एरर वाला पार्ट है, और ये तो z प्लस माइनस z डेल्टा z है ही है। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग एरर देख रहे थे कितना आ रहा था, 0.32%, 0.001 ऐसा आ रहा था। तो सपोज ये 0.001 है और ये भी 0.001 है, मल्टीप्लाई कर दो, कोई मतलब नहीं है, और छोटे हो जाएंगे इन लोग, तो इसको हम लोग मान लेते है ही नहीं। ठीक है, इसको नेग्लिजिबल मान लिया हम लोगों ने। डेरिवेशन कर रहे हैं अभी, ये डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, फॉर्मूले के लिए थोड़ा सा समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और यहाँ पे बचा हुआ है z प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ए बी दिख रहा है, तो हम लोग ए बी से हर जगह पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू देखो z है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय z ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, देखो z के नीचे z आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा z के नीचे z आ जाएगा, इज इक्वल टू ए बी के नीचे z आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b के नीचे z आ जाएगा, प्लस माइनस b डेल्टा a के नीचे z आ जाएगा। अब z की वैल्यू बताओ, ये तो खत्म, ये भी खत्म, क्योंकि z की वैल्यू a b है। z की वैल्यू बताओ a b, z की वैल्यू बताओ a b, और z की यहाँ पे मत रखो। ठीक है, b b उड़ गया, a उड़ गया, तो हमें डेल्टा z बाय z का फॉर्मूला मिल गया। ये 1 जो था ना, इस 1 के साथ खत्म हो गया, ये 1 जो था इस 1 के साथ खत्म हो गया। कैसे, चलो वो भी बता देते हैं। ए बी डिवाइड बाय z था, z को ए बी लिख लो, z बाय z था,
तो z की वैल्यू तो ए बी है, तो ए बी डिवाइड बाई ए बी लिख दो, सेम सेम हो गए, उड़ा दो। अब समझे, इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, सॉरी प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, किसी भी एरर में अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में गड़बड़ी होगी तो ऊपर हम लोग उसका एरर रखेंगे, उसके नीचे उसकी असली वैल्यू रखेंगे, प्लस उसके ऊपर उसका एरर रखेंगे, उसके नीचे उसकी असली वैल्यू रखेंगे, और असली वैल्यू में फाइनल आंसर में एरर हमें मिल जाएगा। फॉर्मूला नोट कर लो, डेल्टा जेड बाय जेड, अब इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा बी बाय सॉरी डेल्टा ए बाय ए, मतलब ए को पहले लिख दो ना, क्या जाता है, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, आपको यही करना है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। चलिए लास्ट वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। डेल्टा मतलब उसका एरर वाला पार्ट, उसके नीचे उसका असली पार्ट, एरर वाला नीचे असली, ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे, ओरिजिनल वैल्यू फाइनल वैल्यू आ जाएगी। सेकंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड, एरर ड्यू टू पावर ऑफ द, अच्छा चलो उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। अच्छा नहीं लंबा जाएगा, रुको पहले यही बता देता हूं। एरर ड्यू टू पावर ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। ठीक है, सपोज z इज इक्वल टू ए क्यूब है, तो सीधा याद रख लो डेल्टा z निकालने के लिए आप डेल्टा a बाय ए करोगे, पावर को नीचे लेकर आ जाओगे, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, 3 डेल्टा a बाय ए और नीचे z। समझ गए क्या करोगे, पावर जो भी हो उसको नीचे लेकर आओ और इसको डेल्टा a बाय ए लिख दो, आपको डेल्टा z बाय z मिल जाएगा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला कि इफ डेल्टा z बाय z सॉरी इफ z इज इक्वल टू a की पावर n है तो आप डेल्टा z बाय z को एज n डेल्टा a बाय a फाइंड कर लोगे। समझ आ गया इतना, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगा। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज हो जाएगा। समझ गए। अब हम लोग उठा लेते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ गए एकदम अच्छे से, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो रैंडम एरर्स हो जाते हैं उन्हें हम लोग डायरेक्टली हटा नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीपल रीडिंग लेते हैं। मल्टीपल रीडिंग लेके हम लोग रीडिंग का मीन निकालते हैं, जो मीन निकलता है उससे हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं, है ना। डेविएशन मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मतलब हर एक के साथ कितना कितना एरर हुआ है उसका हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा ए, और फिर ए मीन में से जिसका भी निकालना रहता है उसको माइनस कर देते हैं। फिर उसके बाद उस एब्सोल्यूट एरर का भी हम लोग मीन निकालते हैं। फिर उसका मीन निकालने के बाद हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर लाइक दिस, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज एरर हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें देखी। फिर हम लोगों ने देखा कि अगर एरर प्लस या माइनस में हो जाए तब कैसे पता करें। तो अगर प्लस माइनस में हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस में हुआ है तो असली वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसका असली ओरिजिनल वैल्यू, मतलब जैसे अभी आपको ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 15.7 प्लस माइनस 0.2 और 23.3 प्लस माइनस 0.4। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमें z मिल जाएगा, एरर और एरर जोड़ेंगे तो हमें डेल्टा z मिल जाएगा। डेल्टा z मतलब एरर वाला पार्ट। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग इसको z प्लस माइनस डेल्टा z ऐसा लिख देंगे। ठीक है, मतलब आपको अगर z फाइंड करना है बिना एरर वाली वैल्यू को ऐड कर दो, अगर डेल्टा z फाइंड करना है उसका एरर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन करना है सेम वे में कर दो जैसा भी पहला न्यूमेरिकल मैंने कराया था। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा अगर कोई डिवाइड में है तो a अपॉन b के फॉर्म में है तो इसका z कैसे निकालेंगे, डेल्टा z कैसे निकालेंगे। तो इसका सीधा सीधा इक्वेशन आता है, अगर डिवाइड में है या फिर मल्टीप्लाई में है, किसी में भी रहने दो तो भी हम लोग ऐसे ही फाइंड करेंगे। कैसे लिखेंगे, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय b। ठीक है, z तो हमें पहले से मालूम रहेगा, a और b से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे एक न्यूमेरिकल अभी कराऊंगा। z मालूम हो गया तो डेल्टा z इस फॉर्मूले से निकल आएगा। समझ गए, फॉर्मूला आ गया। अब हम लोगों ने देखा कि अगर पावर ऑफ मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत आ जाए तो उस पावर को यहाँ लेकर आ जाओ। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं, बट अभी पावर समझते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
तो ये n जो है उसको यहाँ लेकर आ जाओ, सपोज ये a क्यूब होता तो 3 यहाँ आ जाता, मल्टीप्लाई बाय इसका एरर अपॉन इसका असली वैल्यू, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा जेड बाय जेड मिल जाएगा। समझ गए सब कुछ? चलो आई होप ये सब समझ गए होगे। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं टेक्स्ट बुक से। जैसे देखो ये सब अगर समझना है ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इससे ना क्वेश्चन बहुत हलवा आते हैं। आपको जो जेई वगैरह में क्वेश्चन दिखेगा वो इस पे नहीं दिखेगा, सिर्फ इस पे दिखेगा, इस पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मतलब नीट में जेई में आज तक जितने क्वेश्चन आए सब इस पे आए हैं। ठीक है, अभी पीवाईक्यू कराऊंगा पिछली बार की तरह, टेंशन मत लो। ठीक है, वैसे तो समय हो गया है, बट हाँ अब पीवाईक्यू कलेक्ट किए हैं तो फालतू थोड़ी ना जाने दूंगा। चलो न्यूमेरिकल पहले कर लेते हैं नॉर्मल वाले, फिर पीवाईक्यू ही करना है। टेक्स्ट बुक कहाँ सरक रही है? अब ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 100 प्लस माइनस 0.1 सेकंड, ओके 1 सेकंड इज 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमें भी समझा दो। मुझे कैसे समझाओगे? मतलब 100 प्लस माइनस 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा, गड़बड़ लगता होगा। अब ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे 5.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो हम लोग इसका स्पीड निकालना है और स्पीड में एरर निकालना है। तो मैंने बोला जब स्पीड में एरर निकालना तब ये फॉर्मूला यूज करना, जब नॉर्मल स्पीड निकालना है तो सीधा z लिखो, a अपॉन b कर दो। अब ये क्या है, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस कितनी है? 5.2, टाइम कितना लगा है? 100 सेकंड, तो ये आ जाएगा 0.052 मीटर पर सेकंड। छाप लेता हूँ, सही है क्या? हाँ सही है। ठीक है, तो ये z की वैल्यू हो गई। अब डेल्टा z के लिए कुछ लोग गलती कर देते हैं, डेल्टा z के लिए लिख लेते हैं डेल्टा a बाय डेल्टा b। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा फॉर्मूला यूज करना है। कुछ लोग ऐसा 1/0.1 करेंगे, 10 आ जाएगा, विच इज अ रॉन्ग आंसर। सॉरी 0.1/1 करेंगे, 0.1 आ जाएगा, विच इज अ रॉन्ग आंसर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये समझ में आया ना? चलो रफ कर देता हूँ। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डेल्टा z बाय z मतलब डेल्टा s बाय s। s क्या है? स्पीड है, इज इक्वल टू डेल्टा डी बाई डी। डी क्या है? डिस्टेंस है, डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा टी बाई टी। टी क्या है? टाइम है। स्पीड कितनी है पता नहीं, मतलब स्पीड में एरर हमें पता नहीं है, असली स्पीड अभी हम लोगों ने निकाला 0.052। डेल्टा डी कितना है? डेल्टा डी है 0.1 डिवाइड बाय असली डिस्टेंस 5.2। टी कितना है? 1 सेकंड है ना। डेल्टा टी मतलब एरर वाला, और असली टाइम 100 सेकंड। ये देखो यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, यहाँ भी एक नंबर के बाद पॉइंट, तो हम लोग पॉइंट रिमूव कर देते हैं। या फिर नॉर्मली आप समझ लो कि हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो पॉइंट हट गया। ठीक है, जैसे भी समझना चाहो। कुछ लोग नहीं समझते इसलिए मैंने समझा दिया, समझ के समझे। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो डेल्टा एस डिवाइड बाई 0.052 इज इक्वल टू 100 या 100 प्लस 152 या 52 डिवाइड बाई 52 100। दिख रहा है? चलो आगे बढ़े। डेल्टा एस डिवाइड बाई 0.052 इज इक्वल टू 152 डिवाइड बाई 5200। अब क्या करेंगे? 0.052 को वहां भेजेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 152 से, और नीचे है 5200। अब इधर देखो 3 नंबर के बाद 0 है, तो मैंने क्या बोला था? 3 नंबर के बाद 0 है तो 1000 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई। हो गया? तो आ गया ऊपर 52 इंटू 152 डिवाइड बाई 5200 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो 52 1 जा 52, 52 100 जा खत्म, सीधा खत्म। इसको भी देखो 2 0 हटा के इधर पॉइंट लगा दो, तो 1.52 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है। इसको और कैंसिल करोगे तो ये 0.00152 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें आ गया 0.0152। ठीक है, एक बार मैच कर लो। देखो हम लोग क्या करते हैं, 3 0 है ना, तो 3 पॉइंट पीछे ले जाते, 1 2 3 0.00। ओके 0.00152 मीटर पर सेकंड, विच इज अ रॉन्ग आंसर। नहीं, वो टेक्स्ट बुक के हिसाब से राइट है अपना, राइट टेक्स्ट बुक के हिसाब से रॉन्ग है, हम लोगों ने सही निकाला है। टेक्स्ट बुक में वहां पे बोला है व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स एरर, उसको चेंज करो, अब भी चेंज करो, पेंसिल निकालो और उधर लिखो व्हाट इज द स्पीड एंड इट्स रिलेटिव एरर। पूरी एरर से भरी हुई है इस साल टेक्स्ट बुक। मतलब मैथमेटिक्स में भी इतनी गलती है, फिजिक्स में भी इतनी गलती है, केमिस्ट्री में भी कई सारी जगहों पर इन्होंने गलती करके रखी है, समझ में ही नहीं आता है। चलो छोड़ो, तो हम लोगों ने ये फाइंड कर लिया कि डेल्टा एस कितना है। ठीक है, स्पीड में कितना एरर आएगा, है ना, इजी। तो अभी उसमें क्या बोला था, रिलेटिव एरर पता करना है। तो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एस रहने दो और ये इसको डिवाइड कर दो। 152 डिवाइड बाय 5200 को कैलकुलेटर निकालो और डिवाइड कर दो, तो 0.0 छाप लेता हूं मैं,
नहीं छापने दोगे, रुको मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये समझ गए ना, डेल्टा ऐसा है हम लोगों का। अब मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूँ, तब रिलेटिव एरर आएगा। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ए मीन, ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइड बाय असली, ठीक है, ए का मीन। तो ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है? असली है, ठीक है। तो डेल्टा एस बाय एस ये क्या होगा? रिलेटिव, इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। जैसे यहाँ पे जो डेल्टा ए बाय ए है इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर, डेल्टा ए बाय रिलेटिव एरर, डेल्टा जेड बाय जेड रिलेटिव एरर। समझ गए? मैंने बताया था ना अभी कि एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए का मीन डिवाइड बाय ए मीन, इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एरर। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया? परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये रिलेटिव एरर है, तो ये क्या है? रिलेटिव एरर है। तो इन दोनों को डिवाइड करो कैलसी से, अभी आ जाएगा 0.029, ठीक है। फिलहाल ये समझ गए, ये हम लोगों का सिर्फ डेल्टा एस है, ठीक है। चलो मैं इसको डिवाइड करके दिखाता हूं। तो रिलेटिव एरर हम लोगों को पता करना है। रिलेटिव एरर मैंने आपको बताया डेल्टा एस बाय एस। तो स्पीड का एरर क्या था भाई, और डिस्टेंस का एरर क्या था? 0.1। असली डिस्टेंस क्या था? 5.2, मतलब मीन क्या था डिस्टेंस का? 5.2। रिलेटिव एरर कितना था? 1/100। पॉइंट से पॉइंट उड़ जाता है, या फिर ऐसे समझ लो कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे तो पॉइंट उड़ गया, उड़ा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100 + 152 डिवाइड बाय 5200। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 152 डिवाइड बाय 5200 एंड इट्स द रिलेटिव एरर ऑफ द स्पीड, ठीक है। तो इसके बाद इसको किससे डिवाइड करोगे? यहाँ पे आप लोग लॉग यूज़ कर सकते हो, बट लॉग बुक देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो लॉग से हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग नॉर्मली करते हैं। देखो कैसे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 13 जा 52 0 0। 2 से डिवाइड करो, 2 19 जा 220, ओके 2 6 50 जा, तो ये 19/650 आ गया। अब यहाँ पे तो आपको लॉग यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो। बट आपको अगर नहीं करना है लॉग से, जैसे मैं लॉग से ज़्यादा करता नहीं हूँ, ठीक है, आता है, बट लॉग से करने के लिए आपको लॉग बुक चाहिए, वहाँ पे देखना पड़ेगा। सपोज आप देखने में गलती कर गए, आपने उसके ऊपर का ले लिया, तो आप लोगों का आंसर एकदम डिफरेंट आ जाएगा। तो इसलिए मैं ट्रेडिशनल मेथड पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। देखो ये 19 ने पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 0 लगाया, 0 उतारा, तो 650 1900 के पास कब आएगा? तो आई थिंक 2 जो होगा वो 1300 होता है, ठीक है। तो ये 1300 आ गया, तो इधर 600 बचा, पॉइंट था 0 आ गया। अब देखो 6000 आ रहा है, यहाँ 650 है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 9 ये आ जाएगा। तो 900095 45, ओके 950 58, ओके 5850। तो इससे ज़्यादा जाना नहीं है आपको, 0.029 इनफ है। ये आ गया रिलेटिव एरर, यही है ना, छाप लेता हूँ मैं। ओहो यही है, ठीक है। तो इस तरीके से पता करना था। क्वेश्चन गलत दिया है, वहाँ पे रिलेटिव एरर रहना चाहिए। उसने स्पीड का एरर पूछ लिया, मैंने 2 बार फाइंड किया फिर भी गलत आया, तो मैंने चेक किया शाला ऐप पे, तो पता चला वहाँ पे क्वेश्चन ही मिस्टेक है, ठीक है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी का मिस्टेक देख लेते हैं, और फिर एक भयंकर सवाल है जो कि लगातार जेईई में आया है और नीट में आया है, वो करा देता हूँ, ठीक है। चलो कर लो इसको पहले। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इस पर बेस्ड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पर। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये पावर, इसको हम वही बोलते हैं, ठीक है, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। और ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई डिवीजन। अगला क्वेश्चन क्या है? काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर पता करो, मतलब ये पता करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। अगर उसके मास का 60 ± 0.3 ग्राम है, ठीक है, एक सपोज बॉल है, बॉल का जो एरर निकाला गया वो 60 मीन निकला और एब्सोल्यूट एरर 0.3 ग्राम निकला, और उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकला 25 ± 0.1। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, सेंटीमीटर है यहाँ, क्योंकि ये देखो CGS यूनिट है, CGS, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SI यूनिट का यूज़ नहीं किया गया, ग्राम वापर है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही रहना चाहिए। मराठी निकल आई। देखो होता क्या है काइनेटिक एनर्जी, एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल दूंगा ना, तुरंत समझ जाओगे। सपोज एक डैम है, डैम में पानी है, उस समय उस पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब थमी हुई एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मतलब ये ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती है, ग्रेविटी पर डिपेंड करती है, हाइट पर डिपेंड करती है। सपोज आप छत पर बैठे हो, ठीक है, और फिर आपका दूसरा रूप जमीन पर बैठा है, आपका तीसरा रूप चेयर पर बैठा है, तो किसके पास पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी? मास तो सबका बराबर है, ग्रेविटी तो सबको बराबर से खींच रही है, या छत वाले को 20 मीटर पर सेकंड से खींच रही है, ऐसा तो है नहीं। हाइट तो अलग अलग है, हाइट अलग अलग है ना, जो जमीन पे बैठा है उसकी हाइट एकदम कम है, तो जमीन वाले की सबसे कम होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सबसे कम होगी। और जो चेयर पर बैठा है उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, तो चेयर वाले की ज्यादा होगी।
जेड से होता है ना ज़मीन और फिर उसके बाद जो छत पर बैठा है उसकी हाइट और ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है, छत छा ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो एनर्जी जो एक रुके हुए ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड होती है। जैसे वो डैम है, वो डैम में पानी है, पानी का भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। मास से कैसे बता सकता हूँ, सपोज एक पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से बड़ा पत्थर आ रहा है, यहाँ पे भीम खड़ा है बहुत पुराना एपिसोड था ये भीम का। पत्थर गिर जाते उसके ऊपर एंड ही यूज्ड टू लिफ्ट एंड थ्रो इट अगेन, ठीक है। तो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है, यहाँ पे छोटा पत्थर है, यहाँ पे मीडियम पत्थर है। बताओ किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? ऑफ कोर्स बड़े वाले के पास। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। ग्रेविटी हाइट सबकी सेम है। हाँ, हाइट मैंने अलग अलग बनाई है बट मान लेते हैं सब लोग एक ही हाइट पर हैं। अब बोलो अभी भी सेम है हाइट? ऐसा है क्या? लो अब नहीं सेम होगी, पहाड़ भी चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पत्थर गिर रहा है, कौन ज्यादा दबा देगा भीम को? किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका मास ज्यादा होगा। तो ये, ठीक है। अब सपोज मेरे पास एक मार्कर है, इसको मैंने यहाँ पे अर्थ पे रखा है और एक वही मार्कर सेम टू सेम मैंने मून पे रखा है। किसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा? अर्थ वाले का। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की ज्यादा है एज कंपेयर टू मून। पोटेंशियल एनर्जी समझ गए। अब वो डैम वाला एग्जांपल दोबारा से लेते हैं, ठीक है। सपोज वो डैम है, ये आपके घर पे आटे का डब्बा है, वो आटे का डब्बा छत पर रखा हुआ है, ठीक है। तो उस समय उसके पास कौन सी एनर्जी है? रखा हुआ है, स्टिल है, रुका हुआ है, तो उसके पास उस समय पोटेंशियल एनर्जी है। सपोज मैंने क्या किया, ओके, खिल्ला लिया और आटे के डब्बे पे ऐसा मार दिया एकदम शार्प निशाना लेके और पूरा आटा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरते समय मोशन में उसके पास जो एनर्जी आएगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है उस पर डिपेंड करती है, एक ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से जा रहा है उस पर भी डिपेंड करती है। सपोज आप डैम पे गोली मारो और छोटे से बॉटल में गोली मारो, किसका पानी तेजी से आएगा? डैम का पानी तेजी से आएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। समझ रहे हो ना अच्छे से? तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यूरिंग मोशन। पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यूरिंग स्टिलनेस, रुके हुए समय में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो इसका फॉर्मूला आता है हाफ mv²। बस इसी के लिए मैंने पूरी कहानी बताई। तो ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब अच्छा बताओ 1/2 निकालने में एरर हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो अभी के अभी एडमिशन करा लो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, क्योंकि बच्चे को भी पता है इसका वैल्यू होता है 0.5। इसमें एरर तो होगा नहीं। एरर कहाँ होगा? एरर मास में होगा, वेलोसिटी में होगा। तो इसको जाओ भूल, इसको जाओ भूल। अच्छा खुद से ट्राई करो, पहले बता देता हूँ कैसे करना है। ये स्क्वायर है ना, मतलब ये मैग्नीट्यूड वाला मामला है। तो स्क्वायर को नीचे लाओ, डेल्टा v/v लिखो। ये देखो मास सिंगल है तो इसमें डायरेक्टली ऐसा डेल्टा m/m लिखो, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम लोग, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा मास डिवाइड बाय मास प्लस v² है, मतलब मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। बार बार मैं मैग्नीट्यूड फालतू में बोल रहा हूँ, आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होगे। पावर नीचे आएगी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या निकालना है हमें? परसेंटेज एरर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एज पर द फॉर्मूला, ठीक है। तो डेल्टा ke डिवाइड बाय ke मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू डेल्टा m/m मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा 2v, ओके, 2 डेल्टा v/v मल्टीप्लाई बाय 100। चाहे ये डिवाइड में रहे चाहे ये मल्टीप्लाई में रहे, ऐसे ही लिखोगे, याद रखना, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, मतलब इसको मैं नहीं लिखूंगा, बुरा मत मानना। मास कितना है भाई? मास है 0.3, मतलब डेल्टा m 0.3। असली मास 60 मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे लिखता हूँ, प्लस 2 डेल्टा v, 2 इंटू v में कितना एरर है? 0.1। असली v कितना है? 25 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस करो 0.3, 100 से मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। और ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो उधर एरर आ गया 0.5 प्लस। समझ गए ना इधर क्या हुआ? देखो, व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.3 विथ 100 यू विल गेट 30 एंड नीचे 60 है ही, तो 0 0 कैंसिल, 3/6 हो गया 0.5। अब यहाँ पे देखो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, 8 इंटू 0.1 0.8, 0.5 प्लस 0.8 कितना होता है? 1.3% आ गया डेल्टा ke बाय ke, ठीक है। इधर 100 जरूर लगाना वरना वो परसेंटेज नहीं रहेगा। दे ऑल आर परसेंटेज, समझ गए? यही आंसर ना, छाप लेता हूँ, हाँ यही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला आंसर। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, बहुत आया है जेईई और नीट में, ठीक है। तो इसको करा देता हूँ। अब ये समझ गया ना कैसे करोगे? पावर ऑफ मैग्नीट्यूड रहा तो ऐसा करोगे, पावर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं रहा तो डायरेक्टली ऐसा लिख दोगे, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोगों का एक नया कंसेप्ट आ जाता है, मतलब इस क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका जो होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है जिसका फॉर्मूला है ए क्यूब, चलो ए की पावर 4 बी क्यूब डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर रूट, ऐसा कोई फॉर्मूला है। मतलब इन लोग कोई भी फॉर्मूला ऐसा बना के दे देंगे, इनकी मर्जी, कोई भी फॉर्मूला दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि अगर ए में इतना परसेंट एरर है, बी में इतना परसेंट है, डी में इतना है, सी में इतना है, तो बताओ एक्स में कितना एरर होगा। वैसे कितना कितना है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, अच्छा 2 3 3 4 तो मतलब ए में 2% एरर हुआ है, मतलब लोगों ने ऐसा मेहनत करके फाइंड किया, तो ए में 2% एरर हुआ है, फाइंड नहीं किया, ऐसे ही दे देते हैं। बी में 3% एरर हुआ, सी में 3% एरर हुआ, डी में 4% एरर हुआ। तो ये फॉर्मूला है उसका, अगर फॉर्मूले में एरर हुआ है तो असली आंसर में भी एरर होना ही होना है। सपोज आपको बोला कि z इज इक्वल टू a प्लस बी, अगर आपने a निकालने में गलती की, b निकालने में गलती की, तो z सही आएगा क्या? नहीं आएगा, z में भी गलती होगी। तो वैसे ये भी है, ये बी सी डी में इतना इतना परसेंटेज गलती हुई है, तो बताओ इसमें कितनी परसेंट गलती होगी। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला n को आगे लेकर आओ, सबको प्लस कर दो ऐसा लिख के, ठीक है। तो n को आगे लाओ, n कौन है 4 डेल्टा a बाय ए प्लस 3 डेल्टा b बाय बी प्लस, मिटा दो इसको, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 1/2 डेल्टा डी बाई डी। अब कुछ लोग समझदार होते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, डिवाइड में रहते हैं ना, तो उनको लगता है अच्छा माइनस कर देना, तो सी के आगे माइनस लिख देते हैं। सपोज कभी पावर माइनस में आ गई तो वो क्या करते हैं, इधर माइनस लगा देते हैं। नहीं, पावर माइनस में हो या प्लस में हो, आपको यहाँ पे प्लस ही करना है, ठीक है। गलतियां छुपा थोड़ी ना रहे हो, गलतियां निकाल रहे हो, तो गलतियों का सम अप करोगे, गलतियां थोड़ी ना हटाओगे। तो यहाँ पे माइनस रहे या प्लस रहे, आप क्या करोगे, यहाँ प्लस ही करोगे। ये डिनोमिनेटर में रहे चाहे न्यूमरेटर में रहे, प्लस ही करोगे, समझ गए। 1/3 था तो 1/3 आगे आ गया डेल्टा सी बाई सी, 1/2 था 1/2 आगे आ गया डेल्टा डी बाई डी। अब फॉर्मूले में रख दो बस, ठीक है। डेल्टा ए बाई ए, अब सबको मल्टीप्लाई 100 कर लो ताकि ये परसेंटेज हो जाए, ठीक है। ये सब मेथड जरूरी है लिखने के लिए, अगर आपको एमसीक्यू में आया तो जरूरी नहीं है, बट हाँ अगर आप स्कूल में एग्जाम दे रहे हो तो इंटू 100 करना होगा, तभी तो वो परसेंटेज बनेगा। कितना है ये, ए का एरर कितना था 2% प्लस बी का एरर कितना था 3%, सी का एरर कितना था 3%, डी का एरर कितना था 4%, इतना ही था ना, हाँ ठीक है। 4 2 जा 8 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, कट गया 1, 2 2 जा 4 हो गया, 1 2 जा 2 हो गया। अब बहुत समझदार स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 3 काट देते हैं, गायब, उसको भूल जाते। 2 2 कट गया, इधर का 2, तो ये 1 भूल गए, तो आंसर 19 आया, गलत। इधर का 1 है ना, उसको क्यों भूल रहे हो, तो कितना आएगा 20%, दैट्स इट। तो एक्स में कितनी परसेंट गलती होगी, 20% होगी, समझ रहे हो। चलो यहाँ पे बोर्ड लेवल का खत्म होता है, बोर्ड के स्टूडेंट भाग सकते हैं अब, ठीक है, भाग सकते हो लोग। अभी जेई और नीट के स्टूडेंट्स का खेलना बाकी है, अब हम लोग अपना खेल शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन दूंगा, ऑप्शन दूंगा, आप टिक करेंगे, तुक्का मारेंगे वो भी चलेगा, और फिर लास्ट में आप कमेंट करके बताएंगे कितने में से कितना सही हुआ। जिसने मतलब मेरे जितने लेक्चर में आप लोग अगर करेक्ट कर लेते हो ना, मैं गारंटी देता हूँ आपका मतलब जेई में अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपका 50 क्रॉस हो जाएगा, मतलब अभी का जितना लेक्चर चल रहा है, ठीक है। आगे तो हम लोग 100 भी क्रॉस करेंगे, क्योंकि 11th का 150 मार्क्स आता है, ठीक है। तो उसमें से 100 तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि आप लोग 11th का पढ़ के 100 कर सकते हो, ठीक है। और 100% पे 100 मार्क्स पे आप लोगों को 90 परसेंटाइल मिल जाता है, जबकि 90 परसेंटाइल से कोई 90 नहीं मिलेगी। अरे फालतू बात छोड़ो, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो 2 बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, फटाफट इनको देखिए और सॉल्व करिए। ये वाला बिट डिफिकल्ट होगा, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका मीन निकालना है, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फिर उसके साथ लिख देना है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करो, पहले ये वाला करो। इसके लिए आपको फॉर्मूले आने ज़रूरी हैं, है ना। ये आया था 2010 में जेई में, खैर अब इससे ईजी आता है, इतना हार्ड नहीं आता है, ठीक है। जेई का ही पहले नाम AIEEE हुआ करता था, 2 बार बता चुका हूँ। देखो क्या बोला इसमें, अगर करंट और वोल्टेज डिफरेंस, करंट क्या होता है I, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है V, 3% एरर हुआ है उन दोनों को फाइंड करने में, तो बताओ रेजिस्टेंस में कितना एरर हुआ होगा। ऑटो फोकस ऑन है, ठीक है। रेजिस्टेंस में कितना एरर हुआ होगा, तो VIR से एक फॉर्मूला याद आता है, अरे हाँ वो तो VIR ही है, तो V इज इक्वल टू IR। तो हमें R पता करना है तो क्या करना होगा, V/I। अब देखो डिवीजन में आ गया, मैंने बोला डिवीजन में हो तो क्या करोगे, रिलेटिव एरर लोगे। कैसे लोगे, डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा V/V
प्लस डेल्टा आई बाय आई, ठीक है। अब ये रिलेटिव एरर है, बट इसमें क्या दिया है, इसमें परसेंटेज एरर दिया है, परसेंटेज एरर दिया है, तो परसेंटेज एरर के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 और इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लाई बाय 100 कितना एरर दिया, 3%, दोनों में एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज 3 डिफरेंस ईच, 3% डिफरेंस ईच, ठीक है। तो दोनों में 3% है, तो मतलब इधर 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गए, मार्क्स आ गए। चलो आगे बढ़े। एक स्टूडेंट है जिसने टाइम पीरियड मेजर किया एक सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, उससे मतलब नहीं रखना, जो आपको डेटा दिया उसको देखो। डेटा बोला है कि इसने 4 बार मेजर किया, एक बार 90 सेकंड आया, एक बार 91 सेकंड आया, एक बार 95, एक बार 92, तो इसको प्रेजेंट करो मीन टाइम में कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चारों डेटा ऐड कर देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ दी है, रिस्ट वॉच, ठीक है। 91 + 95 + 92 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है बताओ। मोस्ट प्रोबेबली 92 आएगा आई थिंक, ठीक है, 92 ही आएगा, क्योंकि देखो चारों ऑप्शन में 92 दिया है, तो इसको मैं 92 लिख देता हूँ, बुरा मत मानना। अच्छा देख लेता हूँ मैं 92 आएगा क्या। इधर से 3 उठाया, इधर 1 जोड़ दिया, इधर 2 जोड़ दिया, हाँ 92 ही आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इसको 92 बना दिया, तो इसका +3 बचा ना, तो इसका +3 मैंने यहाँ जोड़ दिया, तो ये 93 हो गया। अब इसमें से एक मैंने माइनस किया, तो ये 92 हो गया, तो एक 92 मैंने इधर जोड़ दिया। और मैंने बचपन में एक लॉ बनाया था, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने एक लॉ बनाया था कि सपोज़ ऊपर 3 + 3 है या फिर एक और +3 है, तो ऊपर जितने टर्म हैं अगर वो सेम है और नंबर ऑफ टर्म से अगर आप डिवाइड कर दो तो आंसर भी सेम आ जाता है। ये मेरा लॉ है, ठीक है, कोई मिले तो बता देना ठीक है। जैसे ऊपर है 2 + 2 या फिर 4 + 4, दोनों टर्म सेम है। मेरा रूल का क्राइटेरिया क्या था, दोनों टर्म सेम है, हाँ सेम है। दूसरा, दोनों टर्म कितना है, 2 टर्म है, तो नीचे भी 2 रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो फाइनल आंसर भी वही आ जाएगा जो ऊपर है। ये 3 क्राइटेरिया था, कभी लिख के दूंगा आपको, ठीक है। तो ये 92 आ गया। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन टाइम, जो कि ऐसे दिया है रिप्रेजेंटेशन में, तो हमें एब्सोल्यूट मीन एरर भी फाइंड करना होगा, ठीक है। तो डेटा लिख लेते हैं, 90, 95, 91, 92, 92 मीन है, तो एब्सोल्यूट एरर एक एक के साथ निकालेंगे। इसके साथ निकालोगे तो 2 आएगा, इसके साथ निकालोगे तो 3 आएगा, इसके साथ 1 आएगा, इसके साथ 0 आएगा। 2 + 3 + 1 डिवाइड बाय 4, 6 डिवाइड बाय 4 1.5, मतलब ये हो गया 92 ± 1.5। बट इट इज़ मेजर्ड यूजिंग अ रिस्ट वॉच। तो रिस्ट वॉच में ऐसा 1.5 सेकंड देखा है क्या, नहीं देखा है, तो 1.5 के बाद वाला हम लोग लेंगे। कौन लेंगे, ओ सॉरी 1.5 के बाद कौन आएगा, ये आएगा 92 ± 2। ये कई सारे लोग नहीं कर पाए होंगे, टेंशन मत लो, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। 1.8 को वहीं नेग्लेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट वॉच बोला हुआ है। आज के ज़माने में रिस्ट वॉचेस हैं जिसमें सेकंड भी चलता है, बट उस टाइम में नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। चलिए, तो अभी जेईई मेंस के क्वेश्चन चल रहे हैं और इसके बाद नीट के आएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, उड़ा दो तुरंत, तो सीधा सीधा ऑप्शन दिया ही नहीं मैं, ऑप्शन दे दूँ 8, 12, 32, 25। 1, 2, 3, 4, इसमें क्या क्या ऑप्शन है भैया, 6, 3, 2.5, 4.5। चलो बताओ कौन सा आंसर राइट है, मार्क करो। जो लोग 100 के लेक्चर देख रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उन लोग तुक्का मारो, ठीक है, मतलब बोर्ड वाले जिनका अपना पढ़ के हो गया है, अभी जेईई और नीट वाले क्वेश्चन में अपना हाथ आजमा रहे हैं। आओ, P = A का स्क्वायर रूट, मैंने बोला पावर को नीचे ले लो, तो 1/2 डेल्टा A/A प्लस पावर को नीचे ले लो 2 है ना, B का स्क्वायर है वो, डेल्टा B/B प्लस पावर को नीचे ले लो 3 डेल्टा C/C प्लस मैंने बोला माइनस हो तो भी उसको प्लस में लो 4 डेल्टा D/D। चलो एरर बताओ सबका, 1/2 × 2 प्लस 2 × 1 है ना, और ये रिलेटिव एरर है भैया, तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना, परसेंटेज एरर नहीं है, रिलेटिव है, और रिलेटिव ही फाइंड भी करना है। खैर उससे ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कहाँ गए हम लोग, हाँ 3 × 3 प्लस 4 × 5, इसीलिए मैंने बोला प्लस में लो, इसको अगर माइनस में लेते तो आंसर गलत आ जाता। देखो 2 कट गया तो 1, 2 कटा है, 0 नहीं हो गया है, 1 है अभी यहाँ, 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, 1 + 9 10, 10 × 12, 12 × 20 32, आंसर इज सी, ऑप्शन सी, दैट इज 32। इसका देखो
अगर रिलेटिव एरर मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद रहना चाहिए जिसको रिप्रेजेंट करते रो से, फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसीलिए मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था ताकि आपको ये पता चल जाए। अब निकाल दो आंसर, चलो अब निकाल दो। हाँ, तो हमें बोला है कि मास और लेंथ में इतना इतना एरर हो गया और रिलेटिव दिया है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा एम बाय एम कितना है 1.5, डेल्टा वी बाय वी कितना है, और ये 2.5%। इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेंस 2018 में, यकीन नहीं हो रहा है? यकीन कर लो, जो तुम लोगों ने वो बैठा के रखा है ना कि जेईई एडवांस का एग्ज़ाम एकदम टफ होता है, जेईई मेंस का एग्ज़ाम एकदम हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, जेईई एडवांस इज टफ, मैं मानता हूँ, बिना कोचिंग के इतना आसान नहीं है वो क्रैक हो जाए, बट जेईई मेंस यार इतना भी हार्ड नहीं है अगर हम लोग स्मार्टली काम करें। लोग क्या करते हैं, लोग सब कुछ रट्टा करने लगते हैं, सब पे ध्यान देने लगते हैं। नहीं, यू नीड टू फोकस ऑन लिमिटेड कंसेप्ट्स एंड रिवाइजिंग। ठीक है, आपको मतलब जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मैंने दिखा दिया कि 2 क्वेश्चन फिक्स है नीट में भी और जेईई में भी। ठीक है, जैसे अभी 2020 के भी क्वेश्चन आएंगे इजी टॉपिक के, तो मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट आप एकदम ढंग से कर दो, उसमें गलती हो ही ना। एडवांस लेवल का प्रिपेयर कर लो, 8 नंबर पक्के हो गए ना, 8 नंबर पक्के हो गए। ऐसी मैथ्स में भी कुछ चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में है, तो उनको पक्का कर लो, तो आप लोगों का परसेंटाइल सब बन जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं, बस मेरे साथ करते जाओ, 11th का सिलेबस खत्म करो, फिर पूरा रिवाइज करते रहना। ठीक है, चलो कर लो ये, फिर आगे बढ़ें। चलिए, तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसको जिसने कर लिया ना उससे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में गलती हो ही नहीं सकती है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था आई थिंक, ये वाला, बट इसके बाद ही आया है। ठीक है, मैं सीरियल वाइज कराता हूँ आपको क्वेश्चन, मतलब खुद सीरियल वाइज लिखा हूँ यहाँ पे, तो खुद करा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है अगर सरफेस एरिया में एरर अल्फा हो गया है, ठीक है, तो वॉल्यूम में कितना एरर हुआ होगा। सबसे पहले अल्फा क्या है, एरर इन द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसीलिए ये सारे फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 में गलती होगी क्या, पाई में गलती होगी क्या, पाई को कोई 32/7 लिखेगा क्या, नहीं, गलती किधर हुई है, रेडियस में हुई है, मतलब आर स्क्वायर में गलती हुई है अल्फा। आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 डेल्टा आर बाय आर, इसमें गलती हुई है अल्फा, याद रखना। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 में कोई गलती करेगा, नहीं करेगा। पाई को कोई 42/7 लिखेगा, नहीं लिखेगा, तो गलती किधर हुई है, आर में हुई है, तो इधर 3 है, तो मतलब 3 डेल्टा आर बाय आर। इतना समझ में आया, बस इतना समझ में आया क्या, इतना बोलो, आया ना। अब यहाँ पे आपको फाइनल आंसर पे पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे, देखो डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्या करता हूँ, 2 को वहाँ भेज देता हूँ, 2 को वहाँ भेज दिया तो डेल्टा आर बाय आर आ गया, पुट कर दो। 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर कितना, अल्फा बाय 2, 3 इंटू अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2, कौन सा करेक्ट है, सी, आ गया आंसर। सॉरी गाइज, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था, अब ट्राई करो इसको, अब आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 हमें निकालना है, तो पी क्यूब को लिख देता हूँ 3 डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 है, मन की आंखों से देखो। क्यू स्क्वायर को लिख देता हूँ 2 डेल्टा क्यू बाई क्यू, प्लस आर के रूट को क्या हो जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। कुछ लोग फंसे होंगे तो स्क्वायर रूट पे फंसे होंगे, स्क्वायर रूट मतलब 1/2, क्यूब रूट मतलब 1/3, फोर्थ रूट मतलब 1/4, ऐसा। ठीक है, एस पे पावर 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एस बाय एस लिखो, या फिर डेल्टा एस बाय एस लिखो, वही बात है। 3 इंटू डेल्टा पी बाई पी 0.5, 2 इंटू डेल्टा क्यू बाई क्यू 1, 1/2 डेल्टा आर बाय आर 3 प्लस 1.5, 3 इंटू 0.5 1.5 होता है, अरे 3 का आधा 1.5। ठीक है, प्लस 2 3 को काटेगा तो 1.5 प्लस 1.5। अब देखो 2 1.5 ऐड होंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1.5, 3 और 2 5 होता है, 5 में 1.5 जोड़ो 6.5 है, ये आ गया आंसर। कितने लोग का आया था करेक्ट करने के बाद में चलो देख लो, मेरे करने के बाद सबका आ गया होगा। अगर आप बिना कराए कर ले जा रहे हो, अगर 50% क्वेश्चन भी कर ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जैसे पिछले लेक्चर में पुष्पा सोनी, आई डोंट थिंक ये उनका नाम है उनके पेरेंट का, बट उन्होंने 8 आंसर्स को करेक्ट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और शिवम ने भी आंसर्स को एकदम करेक्टली किया था। अब हमारे मेंबर भी हैं, ठीक है, 3-4 लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने भी आंसर्स को करेक्ट किया था। तो जो लोग भी 5 या 5 से ज़्यादा मतलब 50% करेक्ट कर ले रहे हो ना, समझ लो उन लोगों के पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है NIT लेने की, जेईई मेन क्रैक करने की। चलो कर लो इसको। चलिए, तो लाइफ ने आपको एक और मौका दिया है, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी कर दिखाइए तो मान जाएंगे कि आप में कुछ बात है। ठीक है, चलो करो, ये क्वेश्चन हलवा है।
मतलब आपके लिए नहीं, करो इसको, नया नया सीख रहे हो ना, थोड़े दिनों बाद आपके लिए भी हलवा हो जाएगा। जेई 2019 का क्वेश्चन है, सिर्फ 2 साल पुरानी बात है, अभी 1 साल पुरानी बात भी आएगी, ठीक है, फिर 2 महीने पुरानी भी बात आएगी। चलो, तो इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब द मास एंड एज लेंथ आर मेजर्ड एज, ये आपका मास है, मतलब क्यूब का मास है, और ये एज लेंथ है। एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ लोगों ने वॉल्यूम की जगह सीधा ये रख दिया होगा, नहीं ये लेंथ है, ये लेंथ है मेरे भाई। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इसका क्यूब होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, एल क्यूब होता है ना। चलो तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे मैं भी भूल गया, अच्छा याद आया। देखो क्या करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम है ना, तो ये इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। अब वी क्या होता है, वी होता है एल क्यूब, है ना। वी क्या होता है, वी होता है एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब पढ़े हो ना 9th में या 10th में मेंसुरेशन चैप्टर में था। हो सके ना तो एक बार बुक खोल के, नीट वाले खास करके, क्योंकि अब मैथ आगे लोगे नहीं, ठीक है, तो पीसीबी वाले तो लोग क्या करो, लास्ट ईयर की बुक खोलो और 7 चैप्टर में 7.1 के पहले एक टेबल दिया है जिसमें कोन क्यूबॉइड सबका फार्मूला दिया है, वो फार्मूले फिजिक्स में काफ़ी सताने वाले, सो रिमेंबर दोज। ओके, तो एल क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 डेल्टा एल बाय एल लिख सकता हूँ, दैट्स इट, हो गया आंसर। डेल्टा एम कितना है 0.10, यूनिट भी चेक कर लो, हाँ देखो केजी है केजी है, मीटर है मीटर है, सही है। अगर यहाँ सेंटीमीटर होता तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते, खैर इतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। नीचे आ गया 10, 3 इंटू डेल्टा एल कितना है 0.01 और एल कितना है 0.10, दिख रहा है क्या। चलो आगे बढ़ें, 0.10 डिवाइड बाई 10, ऊपर नीचे मैं क्या करता हूँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 1000 प्लस 3 को अगर मैं देखो यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो उड़ा देते, या फिर ऐसा मान लो कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 3 डिवाइड बाई 10, मतलब 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 10 था, तो 3 1 जा 3 हो गया और 1 10 जा 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 10 10 जा 100 प्लस 3000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10 10,000, तो ये आ गया 13, ओके 3100 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है, 0 0 0 0 कैंसल, 100 31 डिवाइड बाय 100, 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 0.31, ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार और सुन लो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में मास और लेंथ दिया हुआ था, बट वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, एल क्या है, लेंथ है, क्यूब की लेंथ है, ठीक है। तो एल क्यूब को हमने लिखा 3 डेल्टा एल बाय एल, वी की जगह हम लोगों ने ये लिखा, हो सके तो ये क्वेश्चन बुक में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा हम लोगों ने लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे देखो कैलकुलेशन, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप लोग ये सब आसानी से समझ जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो एक जेईई मेन 2020 का मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और 2021 में भी आया है, बट मैं वही क्वेश्चन बार बार नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब इजी क्वेश्चन भी लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका मोटिवेशन रहे। अब उसके नीचे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जो नीट 2008 में आया है वो है, ठीक है। तो दोनों सॉल्व करो, देखो आता है क्या आंसर, मुझे लगता है दोनों का आ जाएगा आपका इजीली, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन आप कर पाए, बिकॉज वो साबित करेगा दैट कितना बढ़िया मैंने बताया। हो गया, चेक करें। चलो, तो ए स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 2 डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए कितना है 2 है, तो मैं पूरा स्टेप वाइज अब नहीं जाऊँगा। 2/3 इंटू डेल्टा बी बाई बी कितना है 1.5 है, प्लस सी रूट है तो मतलब 1/2 कितना है 4 है, प्लस डी क्यूब है मतलब 3 इंटू 2.5, डेल्टा डी बाई डी मतलब 2.5, 2 2 जा हो गया 4, ये हो गया 1.5 2 जा, ये 2 2 हो गया 1, ये 2 2 जा हो गया 4, और 3 इंटू 2.5 कितना होता है 7.5, 4 1 5 2 7, 7 और 7.5 कितना होता है, आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में देखो, स्फीयर के रेडियस में अगर 2% गड़बड़ी है तो वॉल्यूम में कितनी गड़बड़ी होगी, ये देखो रिलेटेड क्वेश्चन है, जेईई का जो अभी करा रहा था उससे रिलेटेड है, तो कर ले गए होगे आप लोग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें तो गलती होगी नहीं, गलती इसमें होगी, तो ये हो गया 3 डेल्टा आर बाय आर, और आपको डेल्टा आर बाय आर दिया है कितना है ये 2%, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, और बताओ इससे इजी क्वेश्चन लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब नीट के क्वेश्चन। चलिए, तो आपके सामने फाइनल 3 क्वेश्चन आ गए हैं, फटाफट इनको सॉल्व कर दीजिए।
देखो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं 2013 में इतना इजी, फिर ये 2020 या फिर 19 का आई थिंक रिसेंट ईयर का ये, और ये जेई 2021 का है, मतलब 2 महीने पुरानी बात। करो, ओरली होना चाहिए अब ये क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने मैक्सिमम आपको इसी की प्रैक्टिस दी है, बिकॉज इसकी प्रोबेबिलिटी 50% होती है। लेट्स सी आंसर कितना आता है। ए क्यूब मतलब 3 × 1, बी स्क्वायर मतलब 2 × 2, समझ रहे हो ना कैसे, पावर यहाँ आ गई, डेल्टा बी बाई बी इतना है, 3 यहाँ आ गया मतलब पावर यहाँ आ गई, डेल्टा ए बाई इतना है, प्लस सी की पावर कितनी 1, डेल्टा सी बाई सी 3, डी की पावर कितनी 1, डेल्टा डी बाई डी 4, 3 1 जा 3, 3 + 4 + 3 + 4, 3 4 7 3 10 4 14%। आगे बढ़ो, 2 × 1 प्लस 1/2 × 2 प्लस, तो 1/2 × 2 और सी की पावर 1/3 × 3 प्लस डी की पावर 3 × 4, 3 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 2 कैंसिल 1, 3 3 कैंसिल 1, 3 4 जा 12, 12 13 14 16। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो आता है क्या, आता होगा आई थिंक। बोले कि रेडियस का ये आंसर है, ठीक है, रेडियस का ये प्रेजेंटेशन दिया है 7.50 डिवाइड बाय 0.85, तो बोला है वॉल्यूम में कितनी गड़बड़ी होगी, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट मैंने बोला 4/3 पाई में कोई गलती नहीं होगी, तो गलती क्या होगी, गलती होगी आर क्यूब में। आर क्यूब को क्या लिखते थे 3 डेल्टा आर बाय आर, बस डेल्टा आर की वैल्यू पुट करो, आंसर फाइंड करो। डेल्टा आर कितना है यहाँ पे 0.85, तो 3 × 0.85 डिवाइड बाय असली आर कितना है 7.50, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, 100 से ऊपर नीचे करोगे तो ये 3 × 85 डिवाइड बाय 750 हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 17 जा, 5 50 150 जा, और फिर 350 जा, 17 डिवाइड बाय 50 करोगे तो नियरली 34% आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, कमेंट करो कितने आपके करेक्ट आए, ठीक है। और ये था हम लोगों का एरर्स का टॉपिक। एरर्स का टॉपिक आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको नीट में। बाकी जेई में थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, बट आपने सीख लिया है कि ऐसे घुमा के पूछने वाले क्वेश्चन को आंसर कैसे देने का, ठीक है। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, जो कि बोर्ड लेवल वालों का लास्ट टॉपिक होगा। बाकी नीट जेई को एक और टॉपिक है जो कि मैं कवर करूँगा 5th वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।